नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके अंतर्गत हम कई टॉपिक देखेंगे जिसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसके बाद हड़प्पा की राजनीतिक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति जिसमें उसका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। ठीक है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, धार्मिक जीवन, इसके बाद कला। फिर हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। फिर हम देखेंगे विस्तार के अंतर्गत नगर नियोजन, भवन, सड़क, नालियाँ और प्रमुख नगर। ठीक है। उसके बाद हम काल निर्धारण करेंगे इसका। फिर बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आखिर थे कौन। फिर बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ और फिर इसका पतन कैसे हो गया और इसका नाम कैसे रखा गया था, कौन रखा था, कैसे रखा था, क्या रखा था। तो ये सारे टॉपिक हम हड़प्पा सभ्यता के में देखेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत की अपितु विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है। 1826 में एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मैसोन ने हड़प्पा नामक स्थल की यात्रा की और यहाँ पर एक टीला देखा और उन्होंने अपने लेख में बताया कि यहाँ किसी समय कोई न कोई सभ्यता अवश्य थी। अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल का दौरा किया और इसे बौद्ध टीला कहकर संबोधित किया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज के सिलसिले में पहली घटना होती है चार्ल्स मैसोन द्वारा हड़प्पा की यात्रा। चार्ल्स मैसोन एक अंग्रेज थे जो 1826 में हड़प्पा की यात्रा किए थे, हड़प्पा गए थे, हड़प्पा स्थल पर। उन्होंने अपने लेख में एक लेख लिखा और उसमें बताया कि यहाँ कोई न कोई सभ्यता अवश्य रही होगी। जब उनका ये लेख प्रकाशित हुआ तो भाई वायसराय बोले कि जाओ चेक करा जाए, उसकी खोज की जाए, चेक किया जाए कि है क्या वहाँ। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो था, जिसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, उसी के पितामह यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वहाँ दौरा किए, गए, देखे और उन्होंने कहा कि ये कोई सभ्यता व्यभ्यता नहीं है, ये एक बौद्ध टीला है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या हुआ, 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उसी समय लॉर्ड विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा के प्राचीन टीले से ईंट खोदकर निकालने का निर्णय किया तथा ईंट निकालते समय कतिपय प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया, परंतु ये महाशय फिर भी इसके महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है। पहली घटना तो चार्ल्स मैसोन की थी। दूसरे में क्या हुआ कि जब कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो उसी समय जो इंजीनियर थे लॉर्ड विलियम ब्रंटन, उन्होंने कहा कि देखो ये जो टीला है यहाँ ईंटें बहुत सारी है, ये ईंटें निकाल के हम इस रेलवे लाइन के नीचे डाल देते हैं। तो जब वो निकालने का कार्य शुरू हुआ तो वहाँ से बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिली। लोगों को लगा कि यार ये चीज़ें पुरातत्व सर्वेक्षण तक पहुँचनी चाहिए, तो उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भिजवाया, लेकिन ये महोदय फिर भी नहीं समझ पाया, फिर भी कहें अरे छोड़ो ये कुछ खास नहीं, इतना वेटेज मत दो इसको। उसके बाद अगला क्या हुआ, अगला हुआ 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था वो, ये क्या है, पुरातत्व विभाग। जिस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, उसी समय इनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के शाहीवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। अतः 1924 में
जॉन मार्शल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को प्रस्तुत किया कि भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता है, जिसका सबसे ठोस प्रमाण मृदु भांड और लोहा है। ठीक है, जो कि अब हम देखते हैं तीसरी घटना ये हुई। तीसरी घटना हुई महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में। पहली घटना तो देखी हमने चार्ल्स मैसोन की देखी, ठीक है, चार्ल्स मैसोन की। दूसरी घटना देखी जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तीसरी देखी कि जब 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उसी समय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। फिर कालांतर में जब पुरातत्व विभाग के लगभग 1920-21 के आसपास महानिदेशक बने थे सर जॉन मार्शल, उसी समय इन्होंने दो इतिहासकारों को भेजा अपने निर्देशन में। उन्होंने दो को भेजा, दयाराम साहनी को और रखालदास बनर्जी को, कि जाओ और जांच करो। रखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो गए थे और दयाराम साहनी कहाँ गए थे, हड़प्पा गए थे। तो दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लारकाना जिले के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो का टीले का पता लगाया। मतलब 21 में हड़प्पा और 22 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, जो कि दोनों के दोनों पाकिस्तान में। ठीक है, 21 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई और 24 में जॉन मार्शल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस बात को प्रस्तुत कर दिया कि भाई देखिए, भारत की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता नहीं है सबसे प्राचीन, बल्कि हड़प्पा सभ्यता है। अब ये जो इस सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा सभ्यता की खोज, अब हम देखते हैं कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसकी संस्कृति क्या थी, इसका राजनीतिक जीवन क्या था, इसका आर्थिक जीवन क्या था, इसकी संस्कृति देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, इसका राजनीतिक जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कला के बारे में कि इस काल के लोग कला के बारे में कितनी समझ रखते थे। ठीक है, देखिए राजनीतिक जीवन में सैंधव सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ओहो हो, सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इसके राजनीतिक जीवन के संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब कुछ स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, वहाँ लोकतंत्र था कि राजतंत्र था, कौन सा तंत्र था, ये किस तरीके का था, ये स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और आदि पुरास्थलों पर पश्चिम में दुर्ग तथा पूर्व दिशा में नगर की स्थिति से हड़प्पा सभ्यता में सुदृढ़ प्रशासन तंत्र का संकेत मिलता है। देखो स्पष्ट रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हड़प्पा के विभिन्न नगरों में पश्चिम की तरफ दुर्ग और पूर्व की तरफ नगर की स्थिति देखी गई है, ये अवश्य कहा जा सकता है कि एक सुदृढ़ प्रशासन तंत्र रहा होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। ये लोग आ गए अपना ज्ञान देने। ठीक है, डॉक्टर ए एल वाशम और स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है, ए एल वाशम और स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था। किसका? पुरोहित वर्ग का शासन था। आर एस शर्मा ने कहा है कि यहाँ वणिक वर्ग का शासन था। ठीक है, उसके बाद हंटर ने क्या कहा है, हंटर ने कहा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, डेमोक्रेसी थी। भाई यहाँ डेमोक्रेसी थी, हंटर ने कहा यहाँ डेमोक्रेसी थी। किसने कहा? देखो डॉक्टर ए एल वासम और स्टुअर्ट पिगट ने कहा पुरोहित वर्ग का शासन था। आर एस शर्मा ने कहा वणिक वर्ग का शासन था। हंटर ने कहा नहीं, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, यहाँ लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी। भाई ये था इसका राजनीतिक जीवन। देखिए राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इसके नगर मिले हैं, जहाँ नगरों में दुर्ग और नगर की उपस्थिति मिली है, उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ एक सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र रहा होगा। साथ ही विभिन्न विद्वान जो हैं इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये विचार प्रकट करते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पुरोहितों का शासन था, पुरोहित यानी कि पंडित जो होते थे, पुरोहित जी, वो। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं वणिक वर्ग यानी कि जो व्यापारी थे उनका शासन था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, चुनाव होता था।
तो डॉक्टर ए एल वासम और स्टुअर्ट पिगट मानते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था। आर एस शर्मा कहते हैं कि वणिक वर्ग का शासन था, और हंटर कहते हैं कि नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी थी। अब हम इसका सामाजिक जीवन देखते हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पुरोहित थे, योद्धा थे, व्यापारिक वर्ग थे और श्रमिक वर्ग थे। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए तो सैंधव सभ्यता के क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में नारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि इस समय का समाज मात्र सत्तात्मक था, तथा नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने का साक्ष्य मिला है, और कालीबंगा तथा लोथल से युग्मित समाधियाँ मिली हैं। मतलब ये है कि भाई देखो, सिंधु सभ्यता में पहली बात तो मृण मूर्तियाँ बहुत मिली हैं, नारियों की मृण मूर्ति, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिली है, जिससे ये लगता है कि भाई ये समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। साथ ही साथ नौसारों से स्त्री की मांग में सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। ये याद होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि नौसारों से स्त्री की मांग में सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री की मांग में सिंदूर के साक्ष्य नौसारों से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से युग्मित समाधियाँ मिली। युग्मित समाधियाँ मतलब जैसे 2 लोगों को 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है युग्म में। ठीक है, कतिपय मकानों की रूपरेखा के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक, पहले हमने देखा कि सामाजिक जीवन में थोड़ा सा और है। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी थे। इनके मनोरंजन का मुख्य साधन पाशा तथा नृत्य था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, जो कि सोने चांदी माणिक्य तथा सीप शंख और मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, अब देखिए सामाजिक जीवन में क्या है कि सबसे पहले समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहली चीज, समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, पुरोहित वर्ग, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। दूसरा, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? तो भाई समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से युग्मित समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, और दास प्रथा के बारे में क्या है कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ दास प्रथा भी थी, लेकिन कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। ठीक है, और इस समाज के जो लोग थे वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, इस समाज के लोगों ने अपना साधन जो था मनोरंजन का, पासा खेलते थे और नृत्य देखते थे। ठीक है, और आभूषण की बात करें तो यहाँ स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है, और आभूषण भी 2 तरीके के थे। एक सोने चांदी और माणिक के थे, और दूसरा सीप शंख और मिट्टी थे। मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे वो सोने के, चांदी और माणिक के आभूषण पहनते थे, और गरीब जो थे वो शंख, सीप और मिट्टी के आभूषण पहनते थे। अब हम इसका देखेंगे आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन में अगर देखा जाए तो किसी भी काल की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि तथा पशुपालन होता है। ठीक है, जब कृषि में अधिशेष बचता है तब उद्योग विकसित होता है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन विकसित अवस्था में थे, जो इस प्रकार है। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई कृषि और पशुपालन ही मूल होता है, और जब कृषि में अधिशेष बचता है तो वही उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम कृषि और पशुपालन 2 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कृषि को देखते हैं। कृषि, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी फसलों की बुआई नवंबर-दिसंबर महीने में नदियों के किनारे करते थे, और उसकी कटाई और मड़ाई मार्च-अप्रैल महीने में करते थे। सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। ये महत्वपूर्ण है, ये 9 प्रकार की फसलें उगाते थे, और कौन कौन सी फसलें हैं ये भी महत्वपूर्ण है। गेहूँ, जौ, चावल, कपास, चना, मटर, सरसों, तिल और खजूर। ठीक है, गेहूँ, जौ, चावल, कपास, चना, मटर, सरसों, तिल और खजूर। ये 9 वो फसलें हैं
जिनका उत्पादन सिंधु सभ्यता के निवासी किया करते थे। ठीक है। उसके बाद एक बात महत्वपूर्ण और है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। मतलब हड़प्पा की सबसे प्रमुख फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। साथ ही साथ इस समय कृषि यंत्र लोहे के नहीं होते थे। ठीक है, लोहे के कृषि यंत्र नहीं होते थे क्योंकि इस समय तक लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इनके कृषि यंत्र पक्की मिट्टी एवं पत्थर के होते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। बनावली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इसी समय सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि नहरों के निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है। किसके निर्माण का? नहरों के निर्माण का साक्ष्य नहीं मिलता है। क्या क्या मिला है? पक्की मिट्टी के होते थे इनके यंत्र और पत्थर के होते थे। इसमें से कालीबंगा से जुते हुए खेत साक्ष्य मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। ठीक है। लेकिन सिंचाई के लिए नहरों के विकास का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये लोग सिंचाई कैसे करते थे? ये लोग संभवतः वर्षा जल, नदी और तालाब से सिंचाई करते थे। ठीक है, क्योंकि नहरों के निर्माण का तो साक्ष्य मिला नहीं है। ये लोग इसी से सिंचाई करते थे। हमने देखा कृषि, इनकी कृषि देख ली। कृषि में हमने देखा कि ये लोग नवंबर दिसंबर में बोते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे। उसके बाद 9 तरह की फसल उगाते थे जिसमें गेहूँ, जौ, चावल, कपास, चना, मटर, सरसों, तिल और खजूर था। और उसके बाद ये मुख्य रूप से गेहूं और जौ पैदा करते थे। कृषि यंत्रों की बात करें तो इनके पास जो यंत्र थे वो पक्की मिट्टी और पत्थर के बने होते थे क्योंकि लोहा का आविष्कार अभी तक हुआ नहीं था। और इसके साक्ष्य जो है कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। और अगर बात करें सिंचाई की तो नहरों के निर्माण का तो कोई साक्ष्य मिला नहीं है। संभवतः ये लोग वर्षा जल, नदी और तालाब से ही सिंचाई करते थे। अरे भाई, सिंधु नदी के किनारे रहते थे और अधिकतर नगर जो है वो नदियों के किनारे ही बसे थे, तो जनरल सी बात है कि नदियों से ही सिंचाई करते रहे होंगे वो लोग। अब हम उद्योग में, सॉरी, अर्थव्यवस्था में हमने पहला पोर्शन कृषि देख लिया। दूसरा है पशुपालन। पशुपालन में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे लगभग सभी प्रकार के पशु पालते थे। वाह, सही है। परंतु गाय, घोड़ा, ऊंट एवं शेर की मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं। परंतु इन पशुओं के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। ये याद रखना चाहिए कि किसकी किसकी मृण मूर्ति नहीं मिली है। घोड़ा की नहीं मिली है, ऊंट की नहीं मिली है, शेर और गाय की नहीं मिली है। ठीक है। गाय, घोड़ा, ऊंट, शेर, ऊंट, शेर, गाय, घोड़ा, ऊंट, शेर, इनकी मृण मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली, लेकिन इनके साक्ष्य जरूर मिले हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रिय पशु था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था तथा सबसे पवित्र पशु एक श्रृंगी बैल था, जो मोहनजोदाड़ो मूवी में आपने देखा होगा जरूर। एक श्रृंगी बैल, ऐसा बैल जिसके पास केवल एक सींग हो। और प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था। ठीक है। तो ये हमने देखा आर्थिक जीवन के अंतर्गत हमने 3 चीज़ें हैं: कृषि, पशुपालन और उद्योग। कृषि देख लिया, पशुपालन देख लिया। पशुपालन में देखा कि भाई गाय, घोड़ा, ऊंट, शेर की मृण मूर्ति नहीं मिली, लेकिन इनके साक्ष्य मिले हैं। प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड, पवित्र पशु एक श्रृंगी बैल। अब हम इनका उद्योग देखते हैं, ये लोग क्या करते थे। देखो, उद्योग की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लौह उद्योग को छोड़कर ओहो अन्य धातु उद्योग विकसित थे। वाह, सही है यार। मतलब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लौह उद्योग को छोड़कर शेष सभी उद्योग यहाँ विकसित थे। परंतु इन सब में सबसे विकसित जो था वो सूती वस्त्र उद्योग था। अच्छी बात है। मतलब सभी उद्योग थे, लौह उद्योग नहीं था, और सबसे विकसित सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक है। संध्य सभ्यता में सिक्कों का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। इस समय आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार विकसित थे। आंतरिक मतलब देश के अंदर, बाह्य मतलब विदेशों के साथ। ठीक है। अब अगर बात करें तो सुमेरिया ईरान के शासक के अभिलेख, सुमेरिया के शासक के अभिलेख से हड़प्पा और सुमेरिया के
व्यापार का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता सुमेरिया तथा ढिलमुल बाहरेन द्वीप के मध्य व्यापारिक मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। बाहरेन को सूर्योदय, हाथियों तथा साफ सुथरे नगरों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा के जो व्यापार का उल्लेख मिलता है सुमेरिया के शासक के अभिलेख से हड़प्पा और सुमेरिया के व्यापार का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता सुमेरिया तथा ढिलमुल बाहरेन के मध्य, मतलब हड़प्पा जो है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता था और सुमेरिया और बाहरेन में व्यापार होता था। ठीक है, बाहरेन को सूर्योदय, हाथियों और साफ सुथरे नगरों का देश कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा में जो वस्तुएं आयातित की जाती थी वो कौन कौन सी थी। टिन का आयात होता था ईरान और अफगानिस्तान से। लाजवर्द मणि बदख्शा अफगानिस्तान से आता था। शीशा जो है वो ईरान से आता था और अफगानिस्तान से आता था। चांदी अफगानिस्तान से आता था। मतलब एक चीज़ कॉमन ये याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो अफगानिस्तान से लगभग हर धातुओं में होता था, हर चीज़ में होता था। अब टिन और शीशा ईरान से भी आता था, अफगानिस्तान से तो आता ही था। और लाजवर्द मणि जो है वो अफगानिस्तान से आती थी। यानी कि मुख्य रूप से व्यापार हड़प्पा का ईरान और अफगानिस्तान से ही था, जिसमें से अफगानिस्तान से तो लगभग टिन, लाजवर्द मणि, शीशा, चांदी सभी आते थे और टिन और शीशा ईरान से भी आते थे इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें आती थी जैसे सिलखड़ी, सोना और तांबा। पता है कि सिलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान, गुजरात से आती थी। ठीक है, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और फारस से आता था। तांबा खेतड़ी की खान राजस्थान से आती थी। ठीक है, अब देखो तांबा मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही मिलेगा, जायज़ सी बात है, तो राजस्थान की खेतड़ी की खान से आता था, याद रख। सोना कर्नाटक में पाया जाता है आज भी, ये भी पता है, और कर्नाटक, अफगानिस्तान और फारस से। ठीक है, फारस से आता था। सिलखड़ी भी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आयातित की जाती थी। ठीक है, ये वो वस्तुएं हैं जो आयातित की जाती थी, यानी कि भारत में खरीद कर लाई जाती थी। तो ये हमारा आर्थिक जीवन हमने देखा। आर्थिक जीवन में 3 चीज़ें देख ली हमने। कृषि देख लिया, ठीक है, कृषि देख ली, ठीक है, पशुपालन देख लिया, उसके बाद उद्योगों को देख लिया कि भाई लौह उद्योग को छोड़ के सभी उद्योग विकसित थे। सूती उद्योग, वस्त्र उद्योग सबसे अच्छा था। सिक्के नहीं थे लेकिन वस्तु विनिमय से व्यापार होता था, देश विदेश दोनों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, भारत जो विदेशों से आयातित करता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो विदेशों द्वारा आयातित करते थे, टिन ईरान और अफगानिस्तान से, लाजवर्द मणि बदख्शा यानी कि अफगानिस्तान से, शीशा ईरान और अफगानिस्तान से, चांदी अफगानिस्तान से, सिलखड़ी बलूचिस्तान एवं राजस्थान, गुजरात से, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, फारस से, तांबा खेतड़ी की खान राजस्थान से। ठीक है, अब हम धार्मिक जीवन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धर्म में क्या रुचि थी, धर्म के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, कैसा क्या था। तो सैंधवकालीन समाज के धार्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य इहलौकिक था, मतलब इस संसार में हम खुश रहें, खाए पिए मौज करें, बाद में देखा जाएगा, अर्थात व्यवहारिक और भौतिक था। इहलौकिक यानी कि सुख की प्राप्ति थी। ठीक है, इस सभ्यता में नारी मृण मूर्तियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई गई हैं। ठीक है, जिससे यह माना जाता है कि इस समय प्रमुख देवी मातृ देवी थी। मातृ देवी का साक्ष्य हड़प्पा से भी मिलता है, जिसे उर्वरता देवी या पृथ्वी देवी के रूप में जाना जाता है। तो धार्मिक जीवन में ये है कि भाई ये लोग का जो, देखो धर्म में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप इहलौकिक हो या परलौकिक हो। इहलौकिक का मतलब भाई हम इसी संसार में विश्वास करते हैं, यही जो है, यही हमारा जीवन जो है, यही भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं, व्यवहार जो है, यही सब कुछ है। कुछ लोग जो पारलौकिक की बात करते हैं, नहीं, कहते हैं ये सब मिथ्या है, पर ब्रह्म जो है वही सत्य है, वही असली सुख है। ठीक है, लेकिन ये जो सैंधव सभ्यता के लोग थे, ये यही व्यवहारिक और भौतिक जीवन, भौतिक सुख में ही विश्वास करते थे। क्योंकि यहाँ नारी मृण मूर्तियाँ बहुत पाई गई, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मुख्य देवी जो थी वो मातृ देवी रही होंगी।
हड़प्पा नगर से भी मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे वहाँ उर्वरता देवी और पृथ्वी देवी के रूप में जाना गया है। इस समय जितने देवता थे उसमें से देखते हैं हम, जैसे कि पशुपति आदिशिव, गणेश पूजा दैमाबाद से मिला है, मतलब पशुपति आदिशिव गणेश पूजा दैमाबाद से साक्ष्य मिला है। सूर्य पूजा मोहनजोदड़ो से मिला है। जल पूजा, नाग पूजा, लिंग और योनि पूजा, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा का साक्ष्य भी मिलता है। मतलब ये है, यहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे, गणेश की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, लिंग और योनि की भी पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे और मूर्तियों की भी पूजा ये लोग करते थे। मतलब ये लोग बहुत कुछ करते थे, बहुत लोगों की पूजा करते थे। ठीक है, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। हड़प्पा काल से जो है वो ताबीज मिली है, ओ हो, जिससे कि विद्वानों ने अनुमान लगाया कि इस समय के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। यहाँ से लोग तथा समाधि के तीन रूपों का साक्ष्य में योग तथा समाधि के तीन रूपों का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो हमने धार्मिक जीवन देखा, जिसमें भाई ये लोग इहलौकिक में विश्वास करते थे। मुख्यतः संभवतः मातृ देवी इनकी मुख्य देवी रही होंगी। हड़प्पा में भी उर्वरता देवी या पृथ्वी देवी पाई गई है। इस समय ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, गणेश पूजा करते थे जिसका साक्ष्य दहमाबाद से मिला है, सूर्य पूजा करते थे जिसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, जल पूजा, नाग पूजा, लिंग एवं योनि की पूजा, वृक्ष पूजा, साथ ही साथ मूर्ति पूजा भी करते थे। ठीक है, यहाँ से ताबीज भी मिली है, तो विद्वानों को लगता है कि भैया ये लोग जादू टोना भी जानते थे, लगता है भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र भी जानते थे। साथ ही साथ यहाँ से योग तथा समाधि के तीनों रूपों का साक्ष्य मिला है। ये याद कर लीजिए कि योग और समाधि के यहाँ तीनों रूप मिले हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पा के लोग कितने कलाकार थे, इनको कला का कितना ज्ञान था। ठीक है, हड़प्पा वाले कला वाला जानते थे कि नहीं? अरे कला, हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। वे मंदिर निर्माण की कला तो गुप्त काल में आई थी, तो हड़प्पा में कहाँ से मिल जाएगा। अतः स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ। अन्य तथ्य इस प्रकार है, मतलब कुल मिला के कला वाला ज़्यादा कलाकार नहीं थे ये लोग, लेकिन कुछ चीज़ें ये लोग भी कुछ बनाते थे या बनाए थे। जैसे प्रस्तर मूर्ति को तराश कर बनाया गया था। प्रस्तर मतलब पत्थर, यानी कि ये लोग पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाते थे। ठीक है, धातु मूर्ति को लुप्त मोम विधि से या मधुच्छिष्ट विधि से बनाया जाता था। मतलब ये लोग जैसे धातु मूर्ति को लुप्त मोम विधि से ये लोग धातु मूर्ति भी बनाते थे। यानी कि मूर्ति निर्माण की कला थी इनके पास। पत्थर की मूर्ति बनाते थे तराश कर, और धातु की मूर्ति बनाते थे लुप्त मोम विधि या मधुच्छिष्ट विधि के माध्यम से। ठीक है, मतलब पहले मोम की एक मूर्ति बना लेते थे, फिर उसी के ऊपर धातु का लेप चढ़ा के फिर मोम को पिघला के निकाल देते थे। ठीक है, मृड मूर्ति को चिकाटी विधि से बनाया गया। ये जो मृड मूर्तियाँ बनाते थे, मिट्टी की जो मूर्ति बनाते थे, ठीक है, उसको चिकाटी विधि से बनाते थे। चिकाटी विधि से मतलब ये लोग मूर्ति जो थी, मूर्ति कला में ये लोग पारंगत थे। मतलब मूर्ति कला में थोड़ा बहुत नॉलेज थी इनके पास, मतलब एकदम से नहीं थे, मूर्ति कला इनको आती थी। मूर्ति कला में ये तीन तरह की मूर्ति बनाते थे, एक पत्थर की मूर्ति, दूसरा धातु की मूर्ति, तीसरा मिट्टी की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति को तराश कर बनाते थे, धातु की मूर्ति को लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाते थे, और मृड मूर्ति को चिकाटी विधि से बनाते थे। ठीक है, तो कला में मूर्ति कला। और क्या करते थे ये लोग, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सिलखड़ी की बनी होती थी। इसका सबसे प्रचलित आकार चौकोर या वर्गाकार था। जो मुहरें होती थी हड़प्पा सभ्यता की, वो सिलखड़ी की बनी होती थी, और ये चौकोर और वर्गाकार में होती थी। साथ ही हड़प्पा के बाट 16 गुणज में होते थे। बाट के माप का साक्ष्य लोथल से मिला है।
मतलब इनका जो बाट होता था वो 16 गुणज का होता। जैसे अपने यहाँ पहले क्या होता था, 16 1 रुपए, जो आज 1 रुपए 100 पैसे में विभाजित है, इस तरीके से पहले 1 रुपए 16 पैसे में विभाजित था। और 50 पैसा जो था वो 8 आने में विभाजित था। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे वो 16 के गुणज में थे, यानी कि एक अगर 1 किलो का था तो दूसरा का 16 किलो का था, तीसरा 32 किलो का था, 64 किलो का था। इस तरीके से 16 के गुणज में होते थे। और बाट का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मृदुभांड लाल या गुलाबी रंग के, ये याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है, लाल या गुलाबी रंग के होते थे। इन मृदुभांडों पर पशु मानव इत्यादि के चित्र बने होते थे। ये भी याद कर लीजिए कि पशुओं के भी चित्र मिले हैं और मानव के भी चित्र मिले हैं। तो देखो, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की कलाकारी देखें तो वैसे कला का बहुत ज्ञान नहीं था इनको, मंदिर वंदिर बनाना तो जानते नहीं थे। ये लोग मूर्ति बनाना जानते थे, और 3 तरीके से मूर्ति बनाते थे। मूर्ति कला में ये लोग पारंगत थे। पत्थर की, धातु की और मिट्टी की मूर्ति बनाते थे। साथ ही साथ इस सिलखड़ी से मुहरे बनाते थे। उसके बाद 16 के इनके जो बाट होते थे, तराजू और बाट, जो बाट होते थे वो 16 के गुणज में विभाजित थे। और बाट का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। चूँकि लोथल एक बंदरगाह है, व्यापारिक केंद्र था, व्यापारी थे वहाँ, तो वहीं उसकी ज़रूरत होगी। और अगर बात करें तो इन्होंने जो मृदुभांड बनाए हैं वो लाल या गुलाबी रंग के होते थे, और मृदुभांडों पर पशु और मानव की आकृतियां बनी होती थी। ठीक है। ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का की संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति में हमने राजनीतिक जीवन देखा, सामाजिक जीवन देखा, आर्थिक जीवन देखा। उसके बाद उनका हमने कला भी देख लिया, कलाकारी भी देख ली, कितने कलाकार थे। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार, पूर्वी विस्तार है वो ये है। यूपी जिला मेरठ के आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी पे बसा है, मतलब जो सबसे पूर्वी पूर्वी शहर है हड़प्पा सॉरी हड़प्पा सभ्यता का, वो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पे बसा हुआ है। और पश्चिमी जो है वो पाकिस्तान की सुतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्त नदी के तट पे है। पूर्वी आलमगीरपुर है, पश्चिमी सुतकांगेडोर है, ठीक है, उत्तरी मांडा है, और दक्षिणी दैमाबाद है। ठीक है। पूर्वी पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर है। ठीक है। पूर्वी आलमगीरपुर है जिला मेरठ में और हिंडन नदी पर। ठीक है। और पश्चिमी जो है सुतकांगेडोर है, बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के, और दाश्त नदी पर है। उसके बाद उत्तरी जम्मू कश्मीर के मांडा में है। मांडा मतलब मांडा शहर है, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है, जो चेनाब नदी पर स्थित है। और दक्षिणी शहर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र जिला अहमदनगर की प्रवरा नदी पर स्थित है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पूर्वी क्या है आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतकांगेडोर, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद। ठीक है। पूर्वी शहर आलमगीर जिला उत्तर प्रदेश जिला मेरठ, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, मांडा जम्मू कश्मीर जिला अखनूर, महाराष्ट्र दैमाबाद महाराष्ट्र जिला अहमदनगर। ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, सुतकांगेडोर दाश्त नदी पर, मांडा चेनाब नदी पर, दैमाबाद प्रवरा नदी पर स्थित है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी पर स्थित आलमगीरपुर से पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दाश्त नदी पर स्थित सुतकांगेडोर तक है, तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के चेनाब नदी तट पर स्थित मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद तक था। ठीक है। ये था इसका विस्तार। अब विस्तार में सब पहले हम देखेंगे नगर नियोजन कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसका नगर नियोजन था। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि जितनी उत्तम साफ सफाई की व्यवस्था हड़प्पा काल में थी, उतना आज के समाज में नहीं है।
मतलब नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि हड़प्पा काल में जितनी साफ सफाई थी, वहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया होगा तभी साफ सफाई रही होगी, और आज इतने स्वच्छ भारत अभियान चल रहे हैं फिर भी साफ सफाई नहीं हो रही है। तो वही नेहरू जी कह रहे थे कि लिखे थे कि जितनी उत्तम व्यवस्था, इतना बेहतरीन तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ थी, उतनी व्यवस्था आज के भारत में, आज के समय में नहीं है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला था। पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, मतलब किलाबंदी हुई थी। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, और पूर्वी टीले में जो नीचे वाला एरिया था उसमें आम लोग रहते थे। आम लोग मतलब जनरल पीपल, मैंगो मैन नहीं। परंतु कुछ इसके अपवाद हैं, मतलब कहीं जगह, दोनों जगह, मतलब पूर्वी और पश्चिमी दोनों को प्राचीर से घेर दिया गया है, कहीं एक को घेरा गया, कहीं किसी को नहीं घेरा गया, तो ये अलग अलग है। तो नगर नियोजन में सबसे पहले हमने देखा कि भाई नेहरू जी ने कहा है कि अपनी पुस्तक में लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि जितनी उत्तम सफाई की व्यवस्था हड़प्पा काल में थी उतना आज के समाज में नहीं है। हड़प्पा के जो नगर थे वो मुख्यतः, सामान्यतः सभी नगर दो भागों में विभाजित थे, जिसमें एक पूर्वी टीला होता था, दूसरा पश्चिमी टीला होता था। पश्चिमी टीला सामान्यतः रक्षा प्राचीर यानी कि किलाबंदी होती थी उसकी, और पूर्वी जो टीला होता था वो ऐसे ही रहता था। पश्चिमी टीला जो था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी टीले में आम लोग रहते थे। ठीक है। परंतु कुछ नगर इसके जो हैं वो अपवाद हैं, यानी कि वहाँ अलग तरीके से है। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो अपवाद हैं? तो उसमें कालीबंगा है। ठीक है। कालीबंगा के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों टीलों को अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। ये देखो, पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला है। ये देखो टीला है, ये टीला है, ये देखो दोनों प्राचीर से घिरे हैं। ये देखो दिशा ऐसे होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। अबे दिशा हम कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये ईस्ट है यानी कि ये पूर्वी टीला है, ये वेस्ट है यानी कि पश्चिमी टीला है, और दोनों टीले जो हैं वो प्राचीर से घिरे यानी कि उनकी किलेबंदी हुई है। तो कालीबंगा एक अपवाद है जहाँ दोनों टीले घिरे हुए हैं। ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीला अलग अलग घिरा हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा चनहूदड़ो है, जहाँ कोनो टीला ही नहीं, मतलब किसी के पास दुद्दू टीला और किसी के पास टीला ही नहीं। चनहूदड़े को कोई टीला ही नहीं है, दोनों बिना टीला के हैं बेचारे। अब अगर लोथल की बात करें तो लोथल और सुरकोटदा का पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों टीला एक ही रक्षा प्राचीर में घिरा था। लगता है इनके पास पैसा कम था, सुरक्षा की समस्या रही होगी, इसलिए दोनों के एक ही में बना दिए हैं। दोनों टीलों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिए हैं। ठीक है। देखो कालीबंगा में दोनों के लिए अलग अलग है, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा रहा होगा इन लोग के पास, तभी दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की। चनहूदड़ो बेचारा गरीब रहा होगा, इसके पास टीला ही नहीं, टीला है लेकिन इक्को में बेचारा कर नहीं पाया। लोथल और सुरकोटदा के पास पर्याप्त पैसा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, इसीलिए ये लोग एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों को घेर दिए। अब देखो ये उससे महान धौलावीरा में क्या है, 3 भागों में बटा था। नगर जो है वो 3 भाग में बटे थे और एक को टीला नहीं, मतलब जो जनसंख्या बढ़ाए चले गए थे, नगर बनाते चले गए थे, लेकिन सुरक्षा के लिए कोनो इंतजाम नहीं। ठीक है। और बनावली में क्या है, ये लोग भैया एक्स्ट्रा टैलेंटेड। बनावली 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा था, इसके बाद पुनः दोनों टीलों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। वाह वाह। मतलब ये लोग क्या किए थे कि सबसे पहले इनका एक ये था, ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला। ओह, थोड़ा बड़ा हो गया। ये समझ लीजिए कि इनका पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला था। ठीक है। इसको एक बार रक्षा प्राचीर से ऐसे घेर दिए, फिर उसके बाद दोनों को यूँ बड़े वाले प्राचीर से घेर दिए। मतलब ये लोग डबल सिक्योरिटी, इन लोगों के लिए यानी कि प्रशासनिक वर्ग के लिए डबल सिक्योरिटी और नॉर्मल लोगों के लिए सिंगल सिक्योरिटी, यानी कि ये लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा था जो डबल सिक्योरिटी कर पाए थे। तो अगर हम देखें अपवाद में कौन कौन, यही अपवाद ही पूछे जाएंगे। कालीबंगा है जहाँ से दोनों टीलों को अलग अलग घेरा गया है रक्षा प्राचीर से। चनहूदड़ों के पास कोई टीला नहीं है।
लोथल और सुरकोटदा ने एक ही टीले में दोनों घेर दिया है। धौलावीरा में नगर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टीला किसी का नहीं, सॉरी, रक्षा प्राचीर किसी की नहीं बनी है। बनावली में क्या है कि पश्चिमी को एक बार रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, फिर दोनों को एक साथ एक रक्षा प्राचीर में घेर दिया गया है। अब हम इनके भवन देखते हैं कि हड़प्पा काल में जो भवन बनते थे वो कैसे बनते थे, मतलब किस तरीके के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के भवन में 4 से 5 कमरे होते थे। भवनों में रसोई घर, स्नानागार, कुएं का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के भवन में खिड़की, दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुलते थे। ये लोग तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे। हड़प्पा सभ्यता के भवन की खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे गली में खुलते थे। लोथल इसका अपवाद है, लेकिन लोथल में जो है ये अपवाद है क्योंकि लोथल में बाहर की ओर खुलते थे। भवनों में सीढ़ियाँ मिली हैं, इससे पता चलता है कि इनके भवन 2 मंजिला होते थे। ठीक है। भवन के बारे में क्या चीज़ कि भाई सामान्यतः 4-5 कमरे होते थे, रसोई घर होता था, मतलब एक घर का जो स्ट्रक्चर है सामान्य घर का, उसमें क्या है कि 4-5 कमरे होते थे, एक बाथरूम होता था, एक किचन होता था, एक कुआं होता था सामान्यतः। उसके बाद खिड़की दरवाजे जो होते थे वो इनके सामने ना खुलकर, यानी कि मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गली में खुलते थे। लेकिन लोथल जो है वो अपवाद है, लोथल में जो है वो सामने की तरफ ही खुलते थे। और साथ ही साथ इनके भवनों में सीढ़ियाँ भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाई शायद ये लोग 2 तल्ला घर बनाते होंगे, 2 मंजिला घर बनाते होंगे, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर भी कभी कॉन्सेप्ट रहा होगा। अब हम इनका सड़क देखते हैं कि ये लोग सड़क कैसे बनाते थे। आजकल कैसी सड़क बन रही है देख ही रहे हैं। सड़क, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब ऐसे ऐसे वाली थी, ऐसे वाली, ऐसे, ठीक है, समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। यहाँ सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। अच्छा, ये नेशनल हाईवे रहा होगा, मतलब इसमें हम पहली चीज़ तो याद रखी है कि इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा, मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क मिली है, जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई। ठीक है। अगला चीज़, ईंटें। ये लोग ईंटा किस प्रकार का बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की ईंट की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात 4:2:12 था, और सबसे बड़ी एवं छोटी ईंट मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है। ईंट के बारे में 2 चीज़, पहला इनका अनुपात जो था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का 4:2:12 था, सॉरी 4:2:1 था, गलती हो गई यार, 4:2:1 था। तथा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी कि बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों जो हैं वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है। अगला, अलंकृत ईंट कालीबंगा से मिली है। वक्राकार ईंट या यल आकार की ईंट चनहूदड़ो से मिली है। अच्छा, मतलब देखो, सबसे बड़ी और छोटी ईंट मोहनजोदड़ो से मिली, लेकिन अलंकृत ईंट सजावट के साथ जो मिली है ईंट वो कालीबंगा से मिली है। वक्राकार और यल आकार की ईंट चनहूदड़ो से मिली है। अब हम इनकी नालियों को देखें। सोचो, नाला नाली भी पढ़ना पड़ रहा है। नालियाँ हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के किनारे नालियाँ पाई गई हैं। भाई सड़कों के किनारे ही नालियाँ पाई जाएंगी जो पक्की ईंटों की बनी है। वो हो पक्की ईंट से नाली बनाए थे ये लोग। सही है। इनकी जुड़ाई जिप्सम से हुई है और जल रोधी बनाने के लिए इन्हें बिटुमिनस का लेप भी लगाया गया है। वाह 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 वाह, लगता है इनके नेता करप्टेड नहीं रहे होंगे, तभी इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है। तो इसमें क्या था कि सड़कों के किनारे नालियाँ थी, नालियाँ पक्की ईंटों की बनी थी। सीमेंट इनके पास था नहीं, तो जिप्सम का प्रयोग किए थे। और ये लोग भाई पुट्टी नहीं लगा पा रहे थे, तो जलरोधी बनाने के लिए ये लोग बिटुमिनस का लेप लगाए थे। ठीक है। अगला हम इनके बारे में कुछ देखते हैं कि नालियों के बारे में। पुट्टदार नाली मतलब सीढ़ी नुमा नाली जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ओह बाप रे, सीढ़ी नुमा नाली, ये कैसी नाली थी। पक्की मिट्टी की पाइप नुमा नाली चनहूदड़ो से मिली है, और लकड़ी की नाली कालीबंगा से मिली है। यानी कि पुट्टदार नाली यानी कि सीढ़ी नुमा मोहनजोदड़ो, पुट्टदार या सीढ़ी नुमा नाली मोहनजोदड़ो, पक्की मिट्टी की पाइप नुमा नाली चनहूदड़ो, लकड़ी की नाली कालीबंगा से मिली है।
अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में 6 प्रमुख नगर थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनमें से 6 जो थे वो प्रमुख नगर थे, जिनमें हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। ठीक है। इतिहासकार जो थे, इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की 2 राजधानियां बताया है। मतलब अगर पूछा जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की 2 राजधानियां किसने कहा था, तो स्टुअर्ट पिगट ने। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। इतिहासकार बीबी लाल का मानना है कि वैदिक सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता एक ही लोग थे। ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे। इनका मानना था कि ये वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के एक ही लोग बनाए थे। मतलब एक ही लोग ऐसे, मतलब इनके निर्माता एक ही थे। ठीक है। खैर ये सब तो बोलते ही रहते हैं इस तरह की बातें। अब हम देखते हैं इनके जो शहर थे, नगर थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सॉरी। तो एक एक नगरों के बारे में देखते हैं। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा यह नगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जो कि वर्तमान साहिवाल जिला है, के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है ये? पहली बात तो पाकिस्तान में है। दूसरा, पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक प्रांत पंजाब में है, और इसके बाद उसके कई जिलों में से एक जिला मांटगोमरी में है, जिसका वर्तमान नाम साहिवाल है। और उसमें बहने वाली कई नदियों में से एक नदी जो है रावी, उसके 2 तट दाएं और बायों में से बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? हड़प्पा का अर्थ होता है हड्डियों का ढेर। ओहो हो, हड्डियों का ढेर। इस स्थल की खोज चार्ल्स मैसोन ने की थी एवं उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ उत्खनन माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमम व्हीलर ने किया था। ठीक है। मतलब ये याद रखना है कि चार्ल्स मैसोन ने खोज की। इस सभ्यता की खोज यानी कि हड़प्पा की खोज, इस स्थल की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज चार्ल्स मैसोन ने की थी, और इसका उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी ने कराया था। इसके अलावा और कौन लोगों ने उत्खनन कराया? माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमम व्हीलर ने, यानी कि 3 लोगों ने उत्खनन किया है यहाँ। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमम व्हीलर। अब यहाँ से निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं भैया? यह नगर 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा था। ये तो नॉर्मल सी बात है जो लगभग सामान्यतः सभी में थी। ठीक है। पश्चिमी टीले को एबी टीला नाम से जाना जाता है। क्या? एबी टीला नाम से। इस नगर के उत्तर दिशा में एक एएफ टीला मिलता है। एएफ टीला, जहाँ से अन्नागार, 16 भट्ठी, 15 श्रमिक आवास, 18 अनाज कूटने के चबूतरे। अरे बाप रे, कूटने के चबूतरे, सही है, कूटने के चबूतरे मिले हैं। और देखो क्या मिला है कि जो पश्चिमी टीला था उसे एबी कहा जाता था। एबी के उत्तर में एएफ मिला है। एएफ से क्या क्या मिला है? एएफ से अन्नागार मिला है, 16 ठो भट्टी मिली है, 15 ठो श्रमिक आवास मिला है, और 18 अनाज कूटने के चबूतरे मिले हैं। ठीक है। साथ ही साथ इस स्थल के दक्षिण दिशा में, यानी कि ये जो एएफ का टीला है, एएफ टीला के दक्षिण दिशा में, इस स्थल के दक्षिण दिशा में R37 समाधि मिली है, जहाँ से एक स्त्री का शव ताबूत में प्राप्त हुआ है। ठीक है। दक्षिण दिशा में एक यक्ष समाधि मिली है, जिसमें काकेशियन प्रजाति का साक्ष्य मिलता है। मतलब दक्षिण दिशा में 2 समाधि मिली है। एक आर्यफ समाधि मिली है जिसमें एक स्त्री को ताबूत में प्राप्त दफनाया गया है, और दूसरा एच समाधि मिली है जहाँ काकेशियन प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं। और यह एकमात्र स्थल है जहाँ से काकेशियन प्रजाति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक मुद्रा मिली है जिसमें एक स्त्री नग्न अवस्था में सिर के बल खड़ी है। ठीक है, सिर के बल खड़ी है, और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इन्हें मातृ देवी या उर्वरता देवी के रूप में माना जाता है। यहाँ से एक मृदुभांड पर एक मछुआरे का चित्र मिलता है जो अपने कंधे पर जाल रखा हुआ है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला। हड़प्पा नॉर्मल सी बात है कि सब जगह हर सभी स्थलों की तरह यहाँ भी दो शहर नगर को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा है। पश्चिमी टीला को एबी टीला कहा जाता है और इस एबी टीला के उत्तर में एक एएफ टीला है जहाँ से अन्नागार, 16 भट्टी, 15 श्रमिक आवास, 18 अनाज के घुटने के चबूतरे मिले हैं। और इस एएफ टीले के दक्षिण में R37 समाधि मिली है जो एक स्त्री को, जहाँ एक स्त्री को ताबूत में बंद किया गया था। और इसके दक्षिण में एक यच समाधि मिली है जिसमें काकेशियन प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं और यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से काकेशियन प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ हड़प्पा से एक मुद्रा मिली है जिसमें एक स्त्री नग्न अवस्था में सिर के बल खड़ी है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इन्हें पृथ्वी देवी या उर्वरता देवी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ एक मृतभांड पर मछुआरे का चित्र मिलता है जो अपने कंधे पर जाल रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये रहा एक तरीके से हड़प्पा का स्ट्रक्चर। ये आपका पूर्वी टीला है, ये पश्चिमी टीला है जिसको एबी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद इसके उत्तर में एक पश्चिमी टीला के उत्तर में एक एएफ टीला है जिसमें आपको जिसको आप में अन्नागार 16 ठो भट्टी मिली है, अन्नागार मिला है, भट्टी मिली है, श्रमिक आवास मिला है, 18 कूटने के धान कूटने के अनाज कूटने के चबूतरे मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इस टीला के दक्षिण में जो है, पश्चिमी टीला के दक्षिण में R37 समाधि मिली है जिसमें एक स्त्री को ताबूत में रखा गया है। इसके दक्षिण में एच समाधि मिली है जहाँ से एक काकेशियन प्रजाति के साक्ष्य मिलता है। अब हम देखते हैं, हड़प्पा हमने देख लिया, अब हम मोहनजोदड़ो देखते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसी पे एक फिल्म भी बनी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे अधिकतर लोग देखे ही होंगे, फिल्म कैसे छूट सकती है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, लारकाना जिले में है, सिंधु नदी के दाएं तट पे है। ये एक चीज़ पूछ सकता है, किस जिले में है, किस नदी पे, यहाँ तक कि किस तट पे है, किस प्रांत में है, किस देश में है। ठीक है, अगला, इसका अन्य नाम सिंधु का बाग या नखलिस्तान है। मतलब हड़प्पा के अन्य नाम सिंधु का बाग और नखलिस्तान, यानी कि सिंधु का बाग और नखलिस्तान हड़प्पा के ही अन्य नाम है। सॉरी, हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो के अन्य नाम है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, परंतु यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। मतलब बस ये हवाई बातें थी कि मृतकों का टीला है, कोई कब्रिस्तान वब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ से जो मिला है वो इस प्रकार है। क्या क्या मिला है भैया? मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीले में कुषाण काल का एक स्तूप बना है, इसीलिए पश्चिमी टीलों को एक स्तूप टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीले से भी अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास मिलता है। ठीक है, क्या क्या है कि पूर्वी टीला है, पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीले में कुषाण काल का एक स्तूप पाया गया है, जिसे इसको पश्चिमी टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है। यहाँ से अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित भवन तो नॉर्मल सी बात है, सब जगह से मिल रहा है, यहाँ से भी मिला ही होगा। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े, मलेरिया रोग, चांदी का मुकुट, सूर्य पूजा यानी कि स्वास्तिक चिन्ह, आदि शिव पशुपति की पूजा, आदि शिव पशुपति की पूजा का साक्ष्य मिलता है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े मिले हैं, मलेरिया रोग का साक्ष्य मिला है, तब भी मलेरिया होती थी, चांदी का मुकुट मिला है, सूर्य पूजा स्वास्तिक चिन्ह मिला है जिससे सूर्य पूजा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, आदि शिव और पशुपति की पूजा का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक त्रिमुखी देवता योगासन मुद्रा में विराजमान है, जिनके बाएं गैंडा और भैंसा है और दाहिनी तरफ हाथी और बाघ का चित्र अंकित है। जॉन मार्शल ने कहा यही आदि शिव हैं, ये जो है योगासन मुद्रा है, यही आदि शिव हैं, समझो।
इनको समझो, इनको पहचानो। त्रिमुखी देवता मिले हैं, यानी कि 3 मुख है और योगासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके बाएं ओर कुछ तो जानवर हैं और दाहिने ओर हैं। बाएं ओर गैंडा और भैंसा हैं और दाहिने ओर हाथी और बाघ हैं। ठीक है, गैंडा है और भैंसा है, हाथी और बाघ है। ठीक है, दाहिने ओर। अब हम आगे अगर देखें तो कुछ टिप्पणियां की हुई हैं, जैसे अन्नागार के विषय में मार्टिमम व्हीलर ने टिप्पणी की है कि यह मोहनजोदड़ो की ईंटों की सबसे बड़ी संरचना थी। इसी को धान्य कोठार कहा जाता है। किसको? अन्नागार को धान्य कोठार कहा है। किसने कहा है? मार्टिमम व्हीलर ने कहा है, और कहा है कि यह मोहनजोदड़ो की ईंटों की बनी सबसे बड़ी संरचना है। स्नानागार के कुंड में प्रवेश करने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। कुंड की गहराई 3.43 मीटर, लंबाई 11.89 मीटर तथा चौड़ाई 7.01 मीटर थी। ठीक है, बस ये समझ लो कि स्नानागार बहुत गहरा था और स्नानागार में अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। तो मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, इसको देख लीजिए। मुख्य रूप से भाई सूती कपड़ा, मलेरिया, चांदी का मुकुट, सूर्य पूजा, आदिशिव पशुपति की पूजा का। उसके बाद त्रिमुखी देवता योगासन मुद्रा में मिले हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब अगला हम देखते हैं चनहूदड़ो। ये कहाँ है? अब तक जितना देखें सब पाकिस्तान में ही है। चनहूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1931 में आरसी मजूमदार ने की थी एवं उत्खनन 1935 में मैके ने किया था। किसने? सिंधु प्रांत में है, सिंधु नदी के बाएं तट पे है पाकिस्तान में। 1931 में आरसी मजूमदार ने 1931 में आरसी मजूमदार ने खोजा और 35 में मैके ने इसको खोद डाला। मतलब मजूमदार ने सिर्फ खोजा और मैके ने इसको पूरा खोद डाला, यानी कि उत्खनन कार्य करवाया। ठीक है, यहाँ से झोकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अरे बाप रे, ये कौन सी संस्कृति थी? झोकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, एक ईंट मिली है तथा एक ईंट मिली है जिस पर, एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिलता है। यहाँ से प्राप्त मुद्रा पर 3 घड़ियाल का चित्र अंकित है। घड़ियाल का चित्र अंकित है। ठीक है, यहाँ से काजल, कंघा, उस्तरा तथा लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब यहाँ के लोग फैशनेबल ज़्यादा थे, ऐसा लगता है। तो एक तरीके से हम फिर से देख लेते हैं कि चनहूदड़ों से क्या क्या मिले हैं। तो भैया पहली बात तो चनहूदड़ो है कहाँ? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के बाएं तट पे है। ठीक है, खोजें कौन की? खोज किसने की? तो 1931 में आरसी मजूमदार, और उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो 1935 में मैके ने करवाया। ठीक है, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, सिंधु नदी, बायां तट, खोज करिए 1931 में आरसी मजूमदार और उत्खनन कार्य करवाया 1935 में मैके ने। अब यहाँ से मिला क्या क्या है? तो यहाँ से देखिए बहुत कुछ मिला है। क्या क्या मिला है? यहाँ से झोकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना मिला है, एक ईंट मिला है, एक ऐसा ईंट मिला है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। यहाँ से एक 3 घड़ियाल का चित्र मिला है, एक मुद्रा पर 3 ठो घड़ियाल का चित्र मिला है। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, काजल मिला है, आँखों में लगाने वाला काजल। कंघा मिला है, उस्तरा मिला है, उस्तरा जिससे दाढ़ी बनाई जाती है। उसके बाद लिपस्टिक भी यहीं से मिली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखिए कि ये सब कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो से, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध नदी के बाएं तट पे स्थित है। अगला नगर है लोथल। कहाँ है? कौन खोजा? सबसे पहली बात यही, ये है लोथल, ये है गुजरात में। ये पहली बार अब भारत में आ गए। हम तक हमने 3 शहर देखा, 3 के तीनों पाकिस्तान में थे। अब हम जो देख रहे हैं वो भारत में। गुजरात भारत के गुजरात प्रांत में है। अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे है।
किसके? भोगवा नदी के किनारे। इस स्थल की खोज और उत्खनन दोनों कार्य 1954 में SR राव ने किया था। किसने किया था? SR राव ने किया था। तो लोथल जो है वो भारत में है, गुजरात प्रांत में है, अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे है। इसका खोज और उत्खनन कार्य 1954 में SR राव महोदय ने करवाया था या किया था। ठीक है। यहाँ की जो सबसे बेहतरीन चीज़ प्राप्त हुई है वो गोदीवाड़ा मिला है, जो पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये याद रखना है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत गोदीवाड़ा है, जो कि क्या मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है। और क्या मिला है लोथल से? फारसी मुद्रा मिली है। यहाँ से व्यापार होता था तो फारसी मुद्रा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। अग्निवेदी के साथ साथ चक्की के 2 पाठ, चावल मिले हैं, तांबे का कुत्ता मिला है, प्रशासनिक भवन, रंगाई का कुंड, चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य मिलता है। ये वही लोमड़ी है जो नीले कलर में के कुंड में गिर जाती है, पूरी नीली हो जाती है और फिर उसके बाद सभी जानवरों के सामने अपना धौंस जमाती है। तो ये लोथल जो है, यहाँ से बहुत कुछ मिला है। यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है, 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं, अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं, अग्निदेवी के साक्ष्य मिले हैं, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, चावल मिले हैं, कुत्ता मिला है जो तांबे का बना है, तांबे का कुत्ता मिला है। वाह, सही है। प्रशासनिक भवन मिला है, रंगाई का कुंड मिला है, चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य मिलता है। अगला नगर है कालीबंगा। ये घग्घर नदी पे है। कहाँ है? घग्घर नदी पे है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के गंगानगर जिले, हनुमानगढ़, मतलब वर्तमान में हनुमानगढ़ में स्थित है, गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है वो 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है। पहली बात तो कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में है। खोज की थी ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ से मिला क्या क्या है? बहुत कुछ मिल गया है यार यहाँ से। तो देखो, यहाँ से 2 युग्मित समाधियाँ मिली हैं, अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। ऊँट और गधे की हड्डी मिली है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं मिलेगी। ठीक है। मतलब कालीबंगा में ही मिलेगी, नोट्स में तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन कालीबंगा में ही मिलेगी। 2 युग्मित समाधियाँ मिली हैं, अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। ऊँट और गधा की हड्डी मिली है। ठीक। शल्य क्रिया के प्राचीनतम, शल्य क्रिया मतलब हड्डी जोड़ने वाली क्रिया की भी प्राचीनतम, मतलब शल्य क्रिया यहीं होती थी। शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले, यहाँ भी शल्य क्रिया होती थी। ठीक है। उसके बाद भूकंप भी आता था भाई, भूकंप तो आएगा ही, ज़ाहिर सी बात है। भूकंप के भी साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। तो कालीबंगा से 2 युग्मित समाधियाँ मिली हैं, अग्निवेदी मिली है, प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले, अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट और गधा की हड्डी मिली है, शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है। समाधि के 3 रूप मिले हैं, समाधि के 3 रूप, पूर्ण समाधिकरण, आर्थिक समाधिकरण और दाह संस्कार, 3 रूप मिले हैं। जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ से मिली है, बहुत सारी मिली हैं। देख लीजिए क्या क्या मिला है, सब याद करना पड़ेगा। बनावली की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज 1974 में आर्ची विस्ट ने किया था। ठीक है। क्या? हरियाणा के हिसार में है, हरियाणा में है, हिसार जिले में है। सरस्वती नदी 1974, आर्ची विस्ट महोदय। क्या क्या मिला है यहाँ से? तो देखिए भैया, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उत्तम किस्म का जव और पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। जल निकासी की प्रणाली का अभाव है। अच्छा, यहाँ जल निकासी की प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई थी, जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। साथ ही अग्निदेवी का भी साक्ष्य मिला है। तो क्या क्या मिला है यहाँ से?
बनावली से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। उत्तम किस्म का जौ और पक्की मिट्टी का हल मिला है। जल निकासी प्रणाली का अभाव था, प्रणाली यहाँ पाई नहीं गई, यहाँ अभाव था। साथ ही साथ यहाँ अग्नि देवी का भी साक्ष्य मिला है। ये प्रमुख 6 नगर थे। हड़प्पा काल में कुछ अन्य नगर भी थे जिसमें धौलावीरा का नाम आता है। ठीक है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। 1967-68 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी और उत्खनन कार्य 1990 में आरसी वेस्ट ने किया था। ठीक है, सफ़ेद कुआं इसका अर्थ है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। 1967-68 में जेपी जोशी ने खोजा था और 1990 में आरसी वेस्ट ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से मिला क्या क्या है देख लो। यहाँ से स्टेडियम क्रीड़ा स्थल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से यानी कि धौलावीरा से क्या क्या मिला है। धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, क्रीड़ा स्थल का। उत्तम जल निकासी का प्रबंध है। पत्थर के नेवले की मूर्ति मिली है। गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है। सबसे बड़ा अभिलेख 10 अक्षर का अभिलेख मिला है यहाँ, सबसे बड़ा, जिसमें 10 अक्षर है। ठीक है, तो क्या मिला है बनावली से जो धौलावीरा से जो है वो स्टेडियम मिला है। उत्तम जल निकासी का प्रबंध, पत्थर के नेवले की मूर्ति, गिरा हुआ शाइन बोर्ड, सबसे बड़ा अभिलेख, ये यहाँ से मिला है धौलावीरा से, जिसका अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। कच्छ के रण में स्थित है। जेपी जोशी ने खोजा और आरसी वेस्ट ने खोद डाला। नौसारों को अगर देखें तो नौसारो जो है वो वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने की, यहाँ एक ही चीज़ बढ़िया मिली है, जो स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक शहर है आमरी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1929 में आरसी मजूमदार ने की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा और एवं 12 सिंघा के साक्ष्य मिले हैं। 12 सिंघा के साक्ष्य आमरी से मिले हैं। ठीक है, अब एक है कोटदीजी, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज एवं उत्खनन कार्य 1935 में ध्रुवे ने की थी। किसने की थी? ध्रुवे ने। कोटदीजी कहाँ है? पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, खोज और उत्खनन कार्य 1935 में ध्रुवे ने किया था। ठीक, यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं और नगर जल कर नष्ट हुआ होने के साक्ष्य मिले। मतलब ये जो कोटदीजी नगर था ये जल कर नष्ट हुआ था, इस बात के भी साक्ष्य मिले। रोपड़ जो है वो पंजाब का एक ज़िला है जिसका वर्तमान नाम रूपनगर है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1954 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम इसी स्थल की खोज की गई थी और यह मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ है कि ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है और यहाँ मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला स्थल है राखीगढ़ी जो हरियाणा के जिंद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज और उत्खनन कार्य 1969 में सूरजभान ने किया था और हड़प्पा कालीन यह भारत का सबसे बड़ा नगर है। इसकी विशेषता यह है कि ये हड़प्पा काल का सबसे बड़ा नगर है। रंगपुर की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद के भादर नदी के तट पर स्थित है। ये बस इतना जान लो कि भादर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज और उत्खनन कार्य 1954 में SR राव महोदय ने किया था। यहाँ से धान और भूसी के साक्ष्य मिलता है, धान और भूसी मिलती है यहाँ से। कहाँ से? रंगपुर से। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद के भादर नदी के तट पर स्थित है। खोज और उत्खनन कार्य SR राव ने किया था और धान और भूसी मिली। अबे धान मिला है तो भूसी मिलेगी ही मिलेगी। सुरकोटदा जो है वो एक बंदरगाह नगर था। यह स्थल गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1960 में जेपी जोशी ने की थी और यहाँ घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। क्या है? घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। अब अगला हम देखते हैं आलमगीरपुर। ये भैया अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज ने की थी और उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, मांडा, इसकी खोज 1982 में जेपी जोशी ने की थी। प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। ये सबसे उत्तरी शहर है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, दायमाबाद
यहाँ तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ तांबे की इक्का गाड़ी मिली है जिसे नग्न मानव खींच रहा है, नग्न मानव खींच रहा है। ये थे हड़प्पा के प्रमुख नगर और अन्य नगर जिसको हमने अच्छे से देखा। उसमें बस एक ही चीज़ जो प्रश्न बनता है वो ये है कि वो स्थित कहाँ है। 3 चीज़ों से प्रश्न बनता है। पहला, वो स्थित कहाँ है, मतलब किस स्थान पर है, किस नदी के किनारे है, वगैरह वगैरह। दूसरा चीज़ उसकी स्थित कहाँ है। दूसरा, उसकी खोज किसने की, खोज और उत्खनन कार्य किसने करवाया, कब करवाया, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद करना होगा। अब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके काल निर्धारण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ सब अपने अपना ही मत दिए पड़े हैं। तो देखते हैं कि जॉन मार्शल कहते हैं कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग पद्धति से अगर देखा जाए तो 2500 से 1700 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। डीपी अग्रवाल का देखा जाए तो 2350 से 1750। मार्टिमम व्हीलर 2000 से 1500 ईसा पूर्व। कुल मिला के विभिन्न मत विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, जिसमें जो एक कार्बन डेटिंग है इसी को सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया है। इसीलिए हम यही मानेंगे कि हड़प्पा का जो समय काल था वो 2500 साढ़े 1700 ईसा पूर्व था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है इसका निर्माण इतनी बेहतरीन सभ्यता को बनाया आखिर किसने, भाई कौन थे वो। तो हड़प्पा सभ्यता में निग्रिटो प्रजाति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किसके, इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अन्य अनेक प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं। अतः यह विवादास्पद है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, ठीक है, कौन थे। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके किसके, प्रोटो आस्ट्रोलाइड प्रजाति। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में आने वाली यह पहली प्रजाति थी जो वर्तमान में मध्य भारत में निवास करती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस की नर्तकी मिली है जो इसी प्रजाति की है। क्या मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है कांस की नर्तकी मिली है जो प्रोटो आस्ट्रोलाइड प्रजाति की है, ठीक है। दूसरा है मंगोलाइड। यह प्रजाति आज पूर्वी भारत में निवास करती है। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर मिला है जो इसी प्रजाति का है। अरे बाप रे, मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की खोपड़ी मिली है, सिर मिला है जो मंगोलाइड प्रजाति की ही है, ठीक है। भूमध्य सागरी या द्रविडियन मेरिडियन, द्रविड़ या मेरिडियन, तीन नाम है इसके, भूमध्य सागरी, द्रविड़ या मेरिडियन। यह प्रजाति आज दक्षिण भारत में पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में सर्वाधिक अस्थिपंजर 80% इसी प्रजाति के पाए गए हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसी प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। अगली है काकेशियन प्रजाति। यह प्रजाति वैदिक काल की प्रजाति मानी जाती है, परंतु हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में एकमात्र स्थल हड़प्पा से इस प्रजाति का साक्ष्य मिला है, बस, और कुछ कहीं नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है इनके बारे में, ठीक है। अगला कुछ और के बारे में है, जैसे कि आद्य नार्दिक हैं और अल्पाइन हैं। तो अल्पाइन जो हैं ये भी हैं, इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। ये भी प्रजाति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अतः वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस संबंध में विद्वानों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है, कोई स्पष्ट निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा है, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे ये भी क्लियर नहीं है, उनका काल निर्धारण भी अच्छे से क्लियर नहीं है कि कब का समय था। तो कैसे हुआ ये हमें देखना है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, कैसे ये बनी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है ये कैसे हुआ। तो सिंधु सभ्यता जहाँ कहीं से मिलती है अत्यंत विकसित अवस्था में मिलती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, अतः इसके उद्भव को लेकर भी विद्वानों में बहुत मतभेद है, ठीक है। विदेशी दो मत हैं, विदेशी उद्भव के मत। इस मत के समर्थक जॉन मार्शल, मार्टिमम व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, एच गार्डन, डी कौशाम्बी इन विद्वानों का मानना है कि सुमेरिया सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, ठीक है। मार्टिमम व्हीलर के अनुसार सुमेरिया सभ्यता जो सभ्यता है, यह सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, वो सुमेरिया सभ्यता का उपनिवेश था। और जो स्वदेशी मत है उसका क्या मानना है, उसका ये मानना है कि इसमें कौन है, अमलानंद घोष हैं, अलचिन दंपत्ति हैं, फेयर सर्विस हैं, डीपी अग्रवाल इत्यादि का नाम आता है। अमलानंद घोष का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास राजस्थान की सोथी ग्रामीण संस्कृति से हुआ था। और फेयर सर्विस का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास बलूचिस्तान की कुली नाल और राणा गुंडई की ग्रामीण संस्कृति, कुली नाल और
कुली नाल बलूचिस्तान की कुली नाल राणा गुंडई की ग्रामीण संस्कृति और सिंध की आमरी संस्कृति से हुआ था। किसका मानना है? फेयर सर्विस का मानना है। ठीक है, देखिए इनमें मतलब इसके उसका उद्भव कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव के बारे में जो हमने विवाद देखा, उसमें विवाद में मुख्य रूप से दो विवाद हैं। एक विदेशी, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि जो विदेशी हैं वो हैं, कुछ लोग मानते नहीं अपने देश के लोग ही इसके निर्माता थे। कुल मिला के बात इस बात पे अटकती है कि क्या वो सुमेरिया सभ्यता जो थे, मतलब सुमेरिया सभ्यता के लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि सुमेरिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है इसमें, क्या वास्तव में वो इसके निर्माता थे या फिर इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में अंतर। सुमेरिया सभ्यता के नगर अव्यवस्थित बसाए गए थे। क्या थे? अव्यवस्थित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में नगर व्यवस्थित थे। मतलब अगर वो लोग हड़प्पा सभ्यता को वही लोग बसाए थे तो वो अपना नगर अच्छे से क्यों नहीं बसाए हैं। दूसरी बात, सुमेरिया सभ्यता में की लिपि किलाक्षर है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्राक्षर है। ठीक है, ये अंतर है कि भाई उनकी लिपि तो किलाक्षर है और हमारी लिपि जो है चित्राक्षर है। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के मंदिर यानी कि जिगुरत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों भाई, अपने यहाँ मंदिर बनवाए थे, यहाँ क्यों नहीं बनवाए? आपके यहाँ मंदिर जिगुरत कहते थे, उसके साक्ष्य मिले, यहाँ नहीं मिले हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के भवनों में अधिकांश पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि सुमेरिया सभ्यता के भवनों में अधिकांशतः कच्ची ईंटों का। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब खुद के पास पक्की ईंट थी नहीं, कच्ची ईंट के घर बना, और कह रहे हो कि जो पक्की ईंट का शहर बसा था उसको हमने बसाया था। सही है, ये तो हो गई मतलब हद पार बदतमीजी। इन अंतरों के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरिया सभ्यता के लोग तो कतई नहीं थे, कोई और हो सकता है। परंतु दोनों सभ्यताओं की वस्तुएं एक दूसरे के क्षेत्रों में मिलती है, व्यापार होता रहा होगा, जिससे यह माना जाता है कि दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का ईरान से व्यापारिक संबंध था। ठीक है, अब भाई इतनी अच्छी सभ्यता आखिर पतन क्यों हुआ, ये बता दो कि आखिर ये सभ्यता जो इतनी अच्छी अच्छी भली थी, विकसित थी, व्यवस्थित थी, ये समाप्त कैसे हुई। तो सिंधु सभ्यता के पतनों को लेकर बहुत विवाद है। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। उत्थान एवं पतन प्रकृति के नियम है, उत्थान एवं पतन प्रकृति का नियम है, परंतु सिंधु सभ्यता जो अपने विकसित अवस्था में थी, अचानक उसका पतन हो गया, कैसे? इसको लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। ठीक है, देखो, जॉन मार्शल और मैके कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुई। मार्टिमम व्हीलर गार्डन चाइल्ड कहते हैं बाह्य आक्रमण से हुआ। राइस सॉरी राइस डेल्स और साहनी कहते हैं कि भूकंप आया था और सब लोग मर गए। आरएल स्टाइल और घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये विद्वान हैं बहुत सारे लोग और ये कारण हैं जो उन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो ये जो जॉन मार्शल और मैके हैं ये बाढ़ को कारण बताते हैं। मार्टिमम व्हीलर गार्डन चाइल्ड जो है बाह्य आक्रमण बताते हैं। राइस डेल सानी भूकंप को बताते हैं और एलस्टाइन और घोष जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज को बताते हैं। अब ठीक है, हड़प्पा सभ्यता चलो ठीक है। अब देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे हुआ भाई, इसका नाम कैसे रखा गया। तो हड़प्पा सभ्यता के अनेक नाम मिलते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के अनेक नाम मिलते हैं। पहला जो मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है, सैंधव सभ्यता। यह इस सभ्यता का सबसे लोकप्रिय नाम है और यह नाम जॉन मार्शल ने दिया था, क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ये अधिकांश स्थल पाए गए हैं, इसीलिए ऐसा रखा गया है। ठीक है, सरस्वती घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल 80% सरस्वती नदी घाटी में मिलते हैं और इसीलिए इसे सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है। ठीक है, सरस्वती घाटी सभ्यता इसलिए कहा था क्योंकि 80% स्थल पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्रमाणित नाम है क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा यहीं से खोजा गया था। ठीक है, मेलुहा नाम मिलता है, सुमेरियन अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता का नाम मेलुहा मिलता है। ठीक है, और हरिभूपिया ये कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता का नाम हरिभूपिया मिलता है। ठीक है, कांस्य सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अच्छा, मतलब इसके अन्य नाम में कांस्य सभ्यता भी इसका एक नाम है। ठीक है, कांस्य सभ्यता इसका नाम है, एक मिनट,
कांस्य सभ्यता, ठीक है। कांस्य तांबा टिन से मिलकर बनता है। कांस्य जो है वो तांबा और टिन को मिलाकर, यानी कि तांबा प्लस कांस्य, सॉरी टिन, टिन इज इक्वल टू कांस्य, ठीक है। तो कांस्य जो है वो तांबा और टिन को मिलाकर बनता है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य उपकरणों का प्रयोग अधिक हुआ है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता है। भारत में पहली बार नगर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। भारत का पहला नगर जो है वो आमरी था। भारत का पहला नगर आमरी था, ठीक है। नगर शब्द की उत्पत्ति का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। नगर शब्द का पहली बार उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। हाथी दांत के पैमाने का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके जो नगर के नाम थे, एक मिनट, इसके जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम थे उसमें थे सैंधव घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा, हरिभूपिया, कांस्य सभ्यता, नगरीय सभ्यता इत्यादि, ठीक है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि भारत का पहला नगर आमरी था। नगर शब्द की उत्पत्ति का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। हाथी दांत के पैमाने का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली नामक एक नवीन हड़प्पाई नगर का उत्खनन किया गया है। यहाँ से मानव समाधान का साक्ष्य मिला है, जिसमें कुल 125 मानव समाधान मिले हैं, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, मतलब से उत्तर से दक्षिण लेटा के उनको दफनाया गया है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली नामक स्थान पर, ठीक है। अगला है कि मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा यानी कि कुबड़ वाला शाण मिला है। एक वृषभ मुद्रा मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का अंकन कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मतलब एक मिट्टी की बनी हुई पट्टिका है जिसपे सिंह युक्त देवता का अंकन किया गया है, जो कि कालीबंगा से मिला है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थायी स्थल है जो पंजाब में स्थित है, ठीक है। दधेरी भी एक पर्वतीय पुरास्थायी स्थल है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, सिंधु सभ्यता के जानने का मुख्य स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार, पुरातात्विक खुदाई, मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, शिलालेख इत्यादि हैं। मानव सभ्यता विलक्षण है क्योंकि वह संस्कृति पर आधारित होती है, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा था। इस तरीके से इसी के साथ पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को हमने पूरा कर लिया। ये एक लंबा वीडियो था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भी अपने आप में एक बड़ी और अद्भुत सभ्यता थी भाई। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कम से कम नहीं कुछ तो 500 से ज़्यादा सवाल होंगे इसमें। इस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर पूरा हुआ, ठीक है। इसको पढ़िए, 2-3 बार देख डालिए, रिवीजन कर डालिए, पूरा याद हो जाएगा एक एक फैक्ट। उसके बाद अगला वीडियो होगा हमारा वैदिक काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।